दोस्तों, कैसा हो जब आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए कि आपको किसी भी चोट का दर्द ही ना हो। मैं जानता हूँ आप दुनिया में तबाही मचा दोगे। ऐसी ही एक पावर हमारी आज की मूवी के हीरो के पास भी है। दरअसल ये पावर नहीं बल्कि एक बीमारी है जिसमें उसको दर्द फील नहीं होता। शुरू में तो उसको इस पावर की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी ये पावर कमजोरी की जगह ताकत में बदल जाती है। इस मूवी का नाम है नोवाकेन। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम नेथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करता है और फिर तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। नेथन की बात करें तो नेथन अपनी लाइफ में बहुत ही अकेला इंसान है। वो बाहर लोगों के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करता और इसकी हर रोज की लाइफ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही सीमित है। इसके अलावा नेथन कुछ भी नहीं करता। दरअसल नेथन एक बैंक में काम करता है और वो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर है। आज मैनेजर अपने सभी एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग कर रहे थे। उस समय नेथन भी वहीं पर खड़ा था। तभी बैंक में शेरी नाम की एक लड़की आती है जिसने बैंक की जॉब अभी अभी ही ज्वाइन की है। फिर शेरी को देखकर नेथन की नजरें उस पर से हटती ही नहीं, लेकिन जब शेरी नेथन को देखती है तो नेथन ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे वो उसको देख ही नहीं रहा। फिर मीटिंग के बाद नेथन के पास अर्ल नाम का एक बूढ़ा आता है। दरअसल अर्ल ने बैंक से लोन लिया था और अब उसके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है। फिर अर्ल नेथन को बताता है कि जब से मैंने मेरी वाइफ बेटी को खोया है तब से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अर्ल की बात सुनकर नेथन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अर्ल बेटी से बहुत प्यार करता था। फिर वो अर्ल को कहता है कि मैं क्रिसमस की छुट्टियों तक आपके पेपर्स को मेरे पास रख सकता हूं जिससे आपको कुछ टाइम मिल जाएगा। नेथन की बात सुनकर अर्ल को थोड़ी राहत मिलती है। फिर जब अर्ल वहां से जाने लगता है तो नेथन कहता है कि मुझे नहीं पता कि 50 साल किसी के साथ रहकर उसको खोने का दुख कैसा होता है, लेकिन मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। फिर नेथन की बात सुनकर अर्ल जवाब देता है कि अगर बेटी जिस दिन मुझे मिली थी उसी दिन मुझसे जुदा हो जाती तो भी मुझे उतना ही दुख होता, क्योंकि पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया था और उसने मेरी बेजान जिंदगी में रंग भर दिए। फिर इतना कहने के बाद अर्ल वहां से चला जाता है, लेकिन नेथन को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा ही पार्टनर चाहता है जो उसकी लाइफ में रोशनी भर दे। फिर जब ब्रेक के समय नेथन कॉफी ले रहा था तो अचानक से उसके पीछे शेरी आ जाती है, जिसके कारण नेथन के हाथों पर गरम गरम कॉफी गिर जाती है और उसका हाथ जल जाता है। फिर शेरी नेथन का जला हुआ हाथ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और नेथन की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नेथन की घड़ी का अलार्म बज जाता है और नेथन हड़बड़ाहट में वहां से चला जाता है। शेरी को नेथन का ऐसा बर्ताव काफी अजीब लगता है। फिर शेरी नेथन से माफी मांगने के लिए उसके ऑफिस में भी जाती है। वो नेथन को कहती है कि मुझे पता है कि अब आप मुझे इस जॉब से फायर करने वाले हो, लेकिन नेथन शेरी को कहता है कि मैं भला ऐसे क्यों करूंगा। फिर नेथन की बात सुनकर शेरी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो नेथन से लंच के लिए पूछती है, लेकिन उस वक्त नेथन शेरी को मना कर देता है। तभी उसकी नजर बेटी और अर्ल के ड्राइविंग लाइसेंस पर जाती है और उन दोनों को देखकर नेथन को लगता है कि शायद शेरी ही उसकी लाइफ में रोशनी भरने के लिए आई है। इसलिए वो जल्दी से शेरी को रोकता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर जाकर नेथन अपने लिए एक शेक मंगवाता है और शेरी अपने लिए केक मांगती है। फिर शेरी नेथन को अपना केक खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नेथन उस केक को खाने से साफ साफ मना कर देता है। शेरी को यह सब थोड़ा अजीब लगता है। फिर नेथन शेरी को बताता है कि मैं केक इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि मुझे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर मुझे कभी भी दर्द फील नहीं होता और ना ही ठंडा या गर्म, और अगर मैं केक जैसी कोई सख्त चीज खाऊं तो मुझे डर रहता है कि मैं कहीं अपनी जीभ को ही ना चबा जाऊं, इसलिए मैं कभी भी सख्त चीजें नहीं खाता। और साथ में हम जैसे लोगों की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं जाती। ये बात सुनकर शेरी को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी दोबारा से नेथन को केक खाने के लिए कहती है और उसे हौसला देती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर नेथन भी शेरी पर भरोसा करके उस केक को धीरे धीरे चबाने लगता है, जो कि नेथन को काफी ज्यादा पसंद भी आता है क्योंकि नेथन ने अपनी लाइफ में पहली बार केक खाया था। शेरी भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी लंच करने के बाद शेरी नेथन को आज की रात अपने साथ आर्ट शो में जाने के लिए पूछती है। फिर घर जाने के बाद नेथन ये बात अपने ऑनलाइन दोस्त रोस्को को भी बताता है। दरअसल नेथन शेरी के साथ आर्ट शो में नहीं जाना चाहता था। वो रोस्को को कहता है कि मैं बहुत ही बोरिंग इंसान हूँ, शेरी मेरे साथ बोर हो जाएगी, लेकिन रोस्को नेथन को समझाता है कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ क्या ही होगा, तू फिर से अकेला हो जाएगा ना, वो तो तू वैसे भी है, इसलिए तू शेरी के साथ जरूर जा क्योंकि इसमें तेरा कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है।
अब रोस्को की बातें नेथन को सही लग रही थी, इसलिए वो रात में शेरी के साथ आर्ट शो में चला जाता है। वहां जाकर नेथन शेरी से उसके बारे में पूछता है। फिर शेरी बताती है कि मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ और जब मैं 12 साल की हुई उस वक्त एक परिवार ने मुझे गोद ले लिया और उस उम्र में जाकर मुझे मेरे मॉम डैड और भाई मिले, लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं रहते थे। इसलिए जब मैं 18 की हुई तब मैं मेरे घर से भाग गई और उस दिन के बाद से मैं अकेली ही रह रही हूँ। अब नेथन को शेरी की बात सुनकर काफी बुरा लगता है। जिस समय ये दोनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो नेथन को नोवोकेन नाम से बुलाता है। वो नेथन के पास आकर कहता है कि अरे नेथन, तुम अभी तक मरे नहीं, मुझे तो लगा कि अब तक तुम मर गए होगे। ये बात सुनकर नेथन को काफी बुरा लगता है। फिर उसके जाने के बाद नेथन शेरी को बताता है कि ये लड़का मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ा करता था और मुझे नोवोकेन के नाम से चिढ़ाया भी करता था, क्योंकि जब से उन्हें मेरे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता चला है तब से उन्होंने मुझे मारना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब मुझे दर्द ही नहीं होता तो मुझे मार खाने से भी क्या फर्क पड़ेगा। तभी नेथन की घड़ी में अलार्म बज जाता है। इस बार शेरी नेथन से पूछ ही लेती है कि आखिर तुम्हें अलार्म की क्या जरूरत है। फिर नेथन बताता है कि मुझे हर 3 घंटे में वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने 3 घंटे से लेट किया तो मेरा ब्लैडर फट जाएगा। फिर इतना कहने के बाद नेथन वहां से चला जाता है। दरअसल नेथन को पता ही नहीं चलता था कि उसको बाथरूम का प्रेशर हो गया है, इसीलिए वो हर 3 घंटे बाद का अलार्म लगाकर रखता था। फिर जब नेथन वापस आता है तो वो देखता है कि उसके हाई स्कूल का लड़का शेरी के साथ बैठा हुआ है और शेरी भी उसके साथ काफी ज्यादा खुश लग रही थी। ये सब देखकर नेथन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब वो दोबारा से शेरी के पास जाता है तो शेरी नेथन और उस लड़के को ड्रिंक देती है। अब नेथन तो वो ड्रिंक आराम से पी जाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़का उस ड्रिंक को पीता है तो वो जोर जोर से खांसने लगता है। दरअसल शेरी ने शॉट में रेड पेपर सॉस डाला हुआ था, जिससे नेथन को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। और शेरी ने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि वो उस लड़के से नेथन की बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। नेथन भी शेरी के इस काम से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आज पहली बार उसको किसी के साथ समय बिताकर इतना ज्यादा मजा भी आता है। फिर शेरी नेथन के साथ उसके घर में चली जाती है। वहां पर वो नेथन के शरीर पर बने टैटू देखती है, जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं। तभी नेथन शेरी को बताता है कि ये टैटू मैंने खुद बनाए हैं। ये बात सुनकर शेरी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर नेथन और शेरी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और आज नेथन अपनी लाइफ में पहली बार प्यार की रोशनी को महसूस करता है। फिर नेक्स्ट डे जब नेथन अपने ऑफिस में जाता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और बहुत ही खुशी खुशी अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर जब ऑफिस में नेथन शेरी से मिलने के लिए जा रहा था तो उसी वक्त बैंक में कुछ आदमी सेंटा वाले कपड़े पहनकर आ जाते हैं और पूरे बैंक में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये तीनों लोग बैंक रोबर हैं। उनमें से एक आदमी जिसका नाम सीमोन है वो बैंक मैनेजर को पकड़ लेता है और उसको धमकाकर तिजोरी का कोड पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर रोबर को कोड नहीं बताता। तभी रोबर देखता है कि मैनेजर ने उसका असली चेहरा देख लिया है, इसलिए वो गुस्से में आकर मैनेजर को गोली से उड़ा देता है और ठीक उसी के पास शेरी भी मौजूद थी। फिर रोबर नेथन को पकड़ता है, क्योंकि वो असिस्टेंट मैनेजर है और नेथन से कोड पूछते वक्त वो उसको बहुत मारता भी है, लेकिन नेथन को तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। तभी वो रोबर जब नेथन को शूट करने ही वाला था, शेरी रोबर को ऐसा करने से रोक देती है। ये देखकर रोबर शेरी को मारना शुरू कर देता है। अब नेथन शेरी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए वो रोबर्स को तिजोरी का पासवर्ड बता देता है, जिसके बाद रोबर तिजोरी से सारा पैसा अपने थैले में डालकर वहां से जाने लगते हैं। उस वक्त रोबर देखते हैं कि बाहर पुलिस आ गई है, इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए शेरी को भी अपने साथ होस्टेज बना लेते हैं, ताकि वो शेरी की आड़ में पुलिस से बच सके। फिर बाहर जाकर एक रोबर वहां मौजूद सभी पुलिस वालों पर गोलियां चला देता है, जिसके कारण कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। फिर वो तीनों रोबर शेरी को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी नेथन भी उन रोबर्स को शेरी को ले जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी वहां पर घायल पड़े एक पुलिस वाले की गन उठा लेता है और उसी की गाड़ी लेकर रोबर्स की गाड़ी का पीछा करने लगता है। दरअसल उन रोबर्स के पास 2 गाड़ियां थी। आगे वाली गाड़ी में सीमोन और एंड्रे नाम के 2 रोबर्स थे, जिनके साथ शेरी भी बैठी थी, और पीछे वाली गाड़ी में एंड्रे का भाई बेन था। बेन सीमोन को बताता है कि हमारे पीछे पुलिस लग गई है। तभी सीमोन बेन को कहता है कि हमें अब अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए। सीमोन की बात मानकर बेन अपनी गाड़ी दूसरी तरफ ले जाने लगता है। नेथन भी अपनी गाड़ी बेन की गाड़ी के पीछे ही लगा लेता है, ये सोचकर कि शायद शेरी इसी गाड़ी में होगी, लेकिन आगे जाकर नेथन की गाड़ी एक कचरे के डब्बे से टकरा जाती है। उस वक्त बेन
को भी अपनी गाड़ी से उतरना पड़ता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते पर गाड़ी आगे ले जाना पॉसिबल ही नहीं था। तभी नेथन बेन को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मैं कोई पंगा नहीं चाहता, प्लीज तुम मुझे ये बता दो कि शेरी कहाँ है। अब नेथन को देखकर बेन समझ जाता है कि नेथन ने आज से पहले कभी भी गन नहीं चलाई, इसलिए वो नेथन के हाथ से गन नीचे गिराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और नेथन बेन को एक रेस्टोरेंट की किचन में पकड़ लेता है। फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। नेथन बेन को कहता है कि तुम सिर्फ मुझे शेरी के बारे में बता दो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बेन नेथन को कुछ भी नहीं बताता। तभी नेथन देखता है कि उसके पास एक गरम तेल के जार में गन पड़ी है जो कि उनकी हाथापाई में गिर गई थी। फिर नेथन बिना कुछ सोचे समझे उस गन को उठा लेता है और फिर छीना झपटी में उसके हाथ से वो गन चल जाती है, जिसके कारण बेन वहीं पर मारा जाता है। नेथन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, इसलिए उसे बेन के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी नेथन देखता है कि बेन के हाथ पर एक टैटू बना है। फिर नेथन जल्दी से उस टैटू की फोटो खींच लेता है और जल्दी से वहां से खिसक लेता है। रास्ते में जाते वक्त नेथन रोस्को के पास फोन करता है और उसको सारी सिचुएशन के बारे में समझाता है। फिर नेथन रोस्को को कहता है कि मैं तुम्हें एक टैटू की फोटो भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से ये पता लगाओ कि ये टैटू कौन से टैटू आर्टिस्ट ने बनाया है। पहले तो रोस्को नेथन की हेल्प करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो दोनों सिर्फ ऑनलाइन दोस्त थे, उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं है। लेकिन नेथन के बार बार कहने पर रोस्को नेथन की हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर नेथन वहां से सीधा अर्ल की शॉप में जाता है। दरअसल नेथन को गोली लग गई थी, इसलिए नेथन अर्ल की दुकान में से एक चाकू उठाता है और उससे अपने हाथ पर लगी गोली को निकाल लेता है। ये सब कारनामा अर्ल भी देख रहा था और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि नेथन ने जब अपने हाथ से गोली निकाली तो नेथन को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर नेथन अपने घाव पर फेविक्विक लगाकर उसको ऐसे चिपका लेता है जैसे उसने कोई फटा हुआ जूता चिपकाया हो। फिर वहां से जाते वक्त नेथन अर्ल को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि शायद ये पैसे आपके कुछ काम आ जाएं। और हाँ, ये पैसे मेरे खुद के नहीं हैं, लूटे हुए पैसे हैं। फिर इतना कहने के बाद नेथन वहां से चला जाता है। तभी नेथन के पास रोस्को का मैसेज आता है, जिसमें उसने नेथन को एक टैटू आर्टिस्ट की लोकेशन भेजी थी, जिसने बेन के हाथ पर वो टैटू बनाया था। ये देखकर नेथन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को भी बेन की लाश मिल जाती है और इस वक्त पुलिस को यही लग रहा था कि नेथन भी उन रोबर्स के साथ मिला हुआ है। लेकिन जब डिटेक्टिव नेथन के पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करती है तो उसके अंदर नेथन के कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे। ये देखकर डिटेक्टिव काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर डिटेक्टिव नेथन के नंबर पर कॉल करती है और जब नेथन फोन उठाता है तो डिटेक्टिव नेथन को कहती है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। ये बात सुनकर नेथन समझ जाता है कि पुलिस को लग रहा है कि मैं भी एक रोबर हूँ। फिर नेथन बताता है कि मुझे पैसों से कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस शेरी को बचाने के लिए उन रोबर्स का पीछा कर रहा हूँ। तभी नेथन डिटेक्टिव से एक सवाल करता है कि क्या आपको अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मिला है जिसने आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल दिया हो। फिर डिटेक्टिव कहती है, हाँ, मेरी बेटी ने मुझे ऐसा महसूस करवाया है। फिर नेथन दोबारा से डिटेक्टिव से सवाल करता है कि अगर आपकी बेटी किडनैप हो जाए तो क्या आप पुलिस से उम्मीद लगाओगी या खुद अपनी बेटी को जाकर ढूंढोगी। अब इस बात का डिटेक्टिव के पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वो नेथन को कुछ भी नहीं कहती और फोन काट देती है, क्योंकि डिटेक्टिव समझ गई थी कि नेथन सिर्फ अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शेरी सिमोन और एंड्रे के साथ उनकी वर्कशॉप में बैठी थी। तभी हमें पता चलता है कि शेरी उन दोनों को पहले से ही जानती है और वो भी उनके साथ मिली हुई है। लेकिन शेरी सिमोन से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि प्लान के मुताबिक उन्हें इस रोबरी के अंदर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन सिमोन ने उस बैंक के मैनेजर और काफी सारे पुलिस वालों को मार दिया था। फिर शेरी की बात सुनकर सिमोन कहता है कि तुम अभी अपने होस्टेज वाले कैरेक्टर से बाहर निकल आओ, क्योंकि तुम भी इस रोबरी में उतनी ही शामिल हो जितने की हम। इस वक्त एंड्रे को अपने भाई की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वो अभी तक उनके पास नहीं आया था। इसलिए एंड्रे सिमोन को कहता है कि मैं बेन को ढूंढने के लिए उसके घर जा रहा हूँ। फिर सिमोन एंड्रे को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एंड्रे अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नेथन भी उस टैटू आर्टिस्ट के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर वो आर्टिस्ट को बेन के हाथ पर बने टैटू की फोटो दिखाता है। अब ये फोटो देखकर टैटू आर्टिस्ट को लगता है कि शायद नेथन बेन का दोस्त होगा, लेकिन जब नेथन उस पहलवान से बेन के बारे में पूछने लगता है तो उस पहलवान को नेथन पर शक हो जाता है और वो नेथन पर हमला कर देता है। फिर वो नेथन को एक मिरर पर फेंक कर मारता है, जिससे उस मिरर के कांच के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। अब क्योंकि नेथन को दर्द नहीं होता था, इसलिए वो जोर जोर से अपने हाथ उन कांच के टुकड़ों पर मारने लगता है, ताकि वो कांच के टुकड़े उसके हाथ
के अंदर घुस जाएं। फिर नेथन उन्हीं हाथों से उस पहलवान पर हमला कर देता है और उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है। फिर वो दानव इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि वो नेथन को बेन का एड्रेस बता देता है। फिर नेथन जल्दी से उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो कि बेन का घर था। फिर नेथन जल्दी से बेन के घर में घुस जाता है, लेकिन बेन ने अपने घर में अलग अलग तरह के जाल बिछाए हुए थे। फिर जब नेथन किचन में जाता है तो उसके पैर पर एक तीर आकर लगता है। फिर नेथन उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीर नेथन के पैर में इतना अंदर तक चला गया था कि नेथन उसे निकाल ही नहीं पाता। किचन से बाहर आकर नेथन देखता है कि एक दूसरे कमरे में बेन की जैकेट पड़ी है। फिर जब वो जैकेट को उठाकर देखता है तो उसके पीछे उसकी वर्कशॉप का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही नेथन वहां से जाने के लिए मुड़ता है तो उसका पांव एक जाल में फंस जाता है और नेथन वहीं पर उल्टा लटक जाता है। फिर नेथन जल्दी से रोस्को को फोन करता है और उसे बेन के घर का एड्रेस बताकर उसे वहां पर आने के लिए कहता है। फिर रोस्को नेथन को कहता है कि मैं मेरी हार्ले लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें बचाने के लिए पहुंच जाऊंगा। फिर जैसे ही नेथन फोन काटता है तो देखता है कि कोई और इस घर में आ गया है। दरअसल वो बेन का भाई एंड्रे था। फिर जब एंड्रे नेथन को उल्टा लटका हुआ देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे भाई के घर में क्या कर रहे हो। फिर नेथन झूठ बोल देता है कि मैं एक चोर हूँ और ऐसे ही इस घर में चोरी करने के लिए चला आया, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि मैं यहाँ पर आते ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। तभी एंड्रे के पास सीमन का फोन आता है। सीमन एंड्रे को बताता है कि बेन मारा गया और उसे किसी सूट बूट वाले आदमी ने मारा है। सीमन की बात सुनकर एंड्रे को नेथन पर शक हो जाता है और अब वो नेथन को मारने ही वाला था कि तभी नेथन एंड्रे को कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है, लेकिन अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो प्लीज तुम मुझे तड़पा तड़पा कर मारो। दरअसल नेथन ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो बस रोस्को के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वही उसे बचा सकता था। फिर एंड्रे नेथन के एक एक करके नाखून उखाड़ने लगता है और नेथन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन असल में तो नेथन को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। फिर एंड्रे नेथन की आंखें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऐन मौके पर रोस्को वहां पर पहुंच जाता है और एंड्रे के सिर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। रोस्को को यहाँ पर देखकर नेथन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नेथन रोस्को को कहता है कि अरे भाई, तुम तो स्पाइडरमैन के साथ जो मोटा है बिल्कुल वैसे दिखते हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारे लंबे लंबे बाल होंगे, लेकिन तुम तो गंजे निकले। फिर वो रोस्को को थैंक यू भी कहता है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो ठीक उसी वक्त एंड्रे फिर से नेथन पर हमला कर देता है और ये देखकर रोस्को जल्दी से कीड़ों को मारने वाली स्प्रे लाता है और एंड्रे की आंखों पर छिड़क देता है, जिसके कारण एंड्रे थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर मौका देखकर नेथन एंड्रे को मौत के घाट उतार देता है। फिर रोस्को नेथन के जख्मों पर पट्टी करता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। फिर नेथन रोस्को को कहता है कि तुम अपनी हार्ले लेकर यहाँ से भाग जाओ ताकि पुलिस वालों को लगे कि मैं भाग रहा हूँ, और जब पुलिस तुम्हारा पीछा करेगी तब मैं इस घर से आराम से निकल जाऊंगा। अब रोस्को भी ठीक ऐसा ही करता है। वो अपने खटारा से स्कूटर पर चढ़कर वहां से भागने लगता है, जिसको वो हार्ले बोल रहा था। फिर थोड़ा आगे जाकर रोस्को को पुलिस पकड़ लेती है। जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो पुलिस को पता चलता है कि ये तो कोई और ही आदमी है, नेथन नहीं है। फिर रोस्को पुलिस को कहता है कि अगर आप मुझे लात से नहीं मारोगे तो मैं आपको नेथन के बारे में बता दूंगा कि इस वक्त वो कहां पर है। दूसरी तरफ नेथन बेन की वर्कशॉप के बाहर पहुंच जाता है। वर्कशॉप के अंदर सिमोन शेरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन शेरी उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है। अब सिमोन को उस पर गुस्सा आने लगता है और वो शेरी को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी वहां पर नेथन भी पहुंच जाता है। अब नेथन के पास भी गन थी, इसलिए सिमोन डर के मारे अपनी गन को नीचे रख देता है। फिर जब नेथन शेरी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो ये बात सुनकर सिमोन हंसने लगता है और फिर वो नेथन को बताता है कि तुम जिस शेरी के लिए यहाँ पर आए हो वो मेरी बहन है। सिमोन की बात सुनकर नेथन का दिमाग चकरा जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर सिमोन नेथन को मारने लगता है। अब वो नेथन को गाड़ी के टायर के नीचे देकर कुचलने वाला था, लेकिन तभी शेरी उसको ऐसा करने से रोक देती है। ये सब देखकर सिमोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो शेरी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आकर सिमोन को शूट कर देती है, जिससे सिमोन नीचे गिर जाता है। पुलिस को लग रहा था कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, इसलिए वो नेथन को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देती है, क्योंकि नेथन काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन तभी सिमोन दोबारा से खड़ा हो जाता है और पुलिस वालों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। सिमोन की गन से निकली एक गोली डिटेक्टिव को भी लग जाती है और सिमोन एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि नेथन भी उसी एम्बुलेंस के अंदर है। दूसरी तरफ शेरी घायल डिटेक्टिव के साथ उसकी गाड़ी से सिमोन का पीछा करना शुरू कर देती है और उसके साथ रोस्को भी था। शेरी डिटेक्टिव को बताती है कि मुझे पता है कि इस वक्त वो कहां जा रहा है, वो बोट लेकर यहाँ से निकलने वाला है। दूसरी तरफ सिमोन को भी पता चल जाता है कि
कि नेथन इसी एम्बुलेंस में है। ये देखकर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो नेथन को टपकाने के लिए उसको गोली मारने लगता है, लेकिन गन सिमोन के हाथ से छूट जाती है और मौका देखकर नेथन उस गन को उठा लेता है। फिर नेथन सिमोन को मारने के लिए गन का ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गन के अंदर गोली थी ही नहीं। ये देखकर सिमोन नेथन पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम एक लूजर हो। तभी नेथन सिमोन को एक बिजली का झटका देता है, जिसके कारण उसका एम्बुलेंस के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है और एम्बुलेंस पलट जाती है। लेकिन इस हादसे के अंदर सिमोन और नेथन दोनों ही बच जाते हैं। फिर सिमोन दोबारा से नेथन को मारना शुरू कर देता है। फिर वो नेथन का गला घोटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेथन सिमोन पर एक चाकू से हमला करके बच जाता है। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते एम्बुलेंस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सिमोन नेथन का हाथ तोड़ देता है। उसने नेथन की हाथ की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि उसके हाथ की हड्डी तक दिखने लगती है। लेकिन तभी वहां पर शेरी आ जाती है और सिमोन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। लेकिन सिमोन की किस्मत अच्छी थी, उसको एक भी गोली नहीं लगती और फिर वो शेरी पर हमला करके उसकी गन नीचे गिरा देता है। अब वो शेरी को भी मारने ही वाला था कि तभी नेथन वहां पर आकर अपने हाथ की हड्डी को सिमोन के मुंह के आर पार कर देता है, जिसके कारण सिमोन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब नेथन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और नेथन भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जब नेथन की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी, क्योंकि नेथन के शरीर के हर एक अंजर पंजर हिल गए थे। तभी वो देखता है कि उसके पास रोस्को भी बैठा हुआ है, जो नेथन से मिलने के लिए आया था। फिर रोस्को नेथन को बताता है कि तुम 11 दिन से कोमा में थे और पूरे 11 दिन बाद आज तुम्हारी आंखें खुली है। तभी वहां पर डिटेक्टिव भी आ जाती है और नेथन को कहती है कि मैंने तुम्हें सजा दिलाने से बचा लिया है। फिर जाते जाते वो नेथन के लिए एक कार्ड छोड़कर जाती है, जो डिटेक्टिव की बेटी ने नेथन के लिए लिखा था। ये देखकर नेथन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब कहानी 1 साल आगे चली जाती है। तभी हम नेथन को देखते हैं जो रोस्को के साथ गेम खेल रहा था। तभी उसको याद आता है कि आज उसकी शेरी के साथ डेट है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर शेरी के पास चला जाता है, जो कि फिलहाल एक जेल में बंद थी। दरअसल शेरी को 18 महीने की सजा सुनाई गई थी और अब उसको रिहा होने में सिर्फ 8 महीने ही बचे हैं। फिर वहां से जाते वक्त शेरी नेथन को बताती है कि अब बस तुम्हें सिर्फ 8 महीनों का ही इंतजार करना है। और फिर शेरी के जाने के बाद नेथन अपने पास रखी केक की बाइट लेता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही और मजेदार मूवी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।